दोस्तों नमस्कार। मोसाद की खुफियागिरी या कहें इंटेलिजेंस क्या फेल हो चुका है? उसी आधार पर बना सीआईए का अपना ब्लूप्रिंट इस दौर में काम नहीं कर पा रहा है और इन दोनों के आधार पर पेंटागन जो युद्ध को लेकर अपनी रणनीति बना रहा था वो सब कुछ धराशायी हो चुका है। यह सवाल युद्ध के 8वें दिन कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि जो तैयारी ईरान ने युद्ध से पहले युद्ध को लेकर कर ली थी उसकी कल्पना ना मोसाद ने की थी, ना सीआईए ने की थी और ना ही पेंटागन को यह जानकारी दी गई थी कि आप कितने भी मिसाइल बम बरसा लीजिए, लोगों की मौत तो ईरान में हो जाएगी, लेकिन जो उसके बेस कैंप हैं वो जमीन के नीचे हैं और ये पूरे देश में छितराए हुए हैं। यानी कोई मिसाइल हो, कोई ड्रोन हो, कोई बम मारे, लेकिन उसका असर उस बेस कैंप पर नहीं पड़ेगा जो जमीन के नीचे है। और दूसरी तरफ 30 साल की मशक्कत के साथ खाड़ी देशों में जो भी बेस कैंप अमेरिका ने खड़े किए, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके बनाए और दुनिया के सबसे महंगे बेस कैंप खाड़ी देशों में उसने खड़े करते चले गए और खाड़ी देशों ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर जितना पैसा अमेरिका को दिया, हर पल के साथ सब कुछ ध्वस्त होते हुए हर कोई देख रहा है। और स्थिति यह आ गई है कि इस वक्त खाड़ी देश के भीतर कोई भी ऐसा अमेरिकी बेस कैंप बचा नहीं है जिसको लेकर कहा जाए कि वह सुरक्षित है। और इन परिस्थिति में वाकई अमेरिका ने नहीं सोचा था कि क्या जितनी बड़ी तादाद में खाड़ी देशों को निशाने पर ईरान ने लिया, उसी तर्ज पर इजराइल को भी निशाने पर लिया गया। लेकिन इजराइल को भी आखिर में सेंसरशिप लानी पड़ गई। यह सेंसरशिप दरअसल इजराइल के भीतर जो कुछ हो रहा है उसमें स्ट्रिक्ट मिलिट्री सेंसरशिप है, यानी बैटल डैमेज असेसमेंट बाहर आए ही नहीं, इसीलिए कोई जानकारी नहीं है। कल रात इजराइल के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, आज सुबह दुबई के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति सामने आते हैं और कहते हैं कि हम पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे, जो किया गया उसके लिए सॉरी। लेकिन यह हमला तब जरूर होगा जब पड़ोसी देश यानी खाड़ी देशों की जमीन से अमेरिका हमला करेगा। यानी यह एक ऐसी स्ट्रेटजी ईरान ने बना ली कि अगर उस पर हमला हो रहा है तो बचाव के लिए तो वो हमला करेगा। यानी अब खाड़ी देश यह तय करें कि वो अपनी जमीन पर अमेरिकी बेस कैंप को रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। यह कभी सोचा नहीं गया। इजराइल के भीतर जितनी बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन ईरान ने दागे हैं, उसको लेकर तमाम तस्वीर, तमाम वीडियो, तमाम खबरें इस दौर में मिलिट्री सेंसरशिप के दायरे में है। कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, वो चाहे CNN हो, चाहे BBC हो। परिस्थितियां इस दौर में या तो ईरान के भीतर को खंगाल रही है, या फिर खाड़ी देशों को खंगाल रही है, या फिर लेबनान को खंगाल रही है। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में युद्ध में बन चुकी है जहां पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति गाहे बगाहे जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो सिवाय खुद को ताकत दिखलाने और ताकतवर बतलाने के अलावे कुछ बचा नहीं है। क्योंकि यह किसने सोचा था कि दरअसल हुर्मुज रूट तक तो ठीक है बात, लेकिन जो खाड़ी देशों की इकोनॉमी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऑयल संकट पूरी दुनिया पर आ जाएगा और ऑयल की इकोनॉमी एक झटके में खाड़ी देशों को सवाल करने के लिए खड़ा करेगी, वो अमेरिका से पूछे। इस दौर में चीन और रशिया भी खामोश नहीं है। चीन वित्तीय मदद कर रहा है, वो स्पेयर पार्ट्स को लेकर हो, वो मिसाइल कंपोनेंट्स को लेकर हो, सारी जानकारी आ रही है कि यह सहयोग किया जा रहा है। रशिया इंटेलिजेंस जानकारी वो इक्विपमेंट के तौर पर हो, रडार सिस्टम को लेकर हो, या भारत की तेल वाला मसला हो खरीदने का, सबको लेकर रूस भी सक्रिय है। अब यहां पर सवाल है कि अमेरिका के जो पैट्रियट मिसाइल हैं उनके भंडार तक में अब कमी आ रही है। अमेरिकी वोटर इस युद्ध के खिलाफ है, इसका असर व्यापक है। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट है, तेल की कीमतों में भारी उछाल है, नौकरियां जाने लगी है। फेडरल रिजर्व की जो नौकरियों के बढ़ावा देने के लिए जो ब्याज दर कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तेल की कीमतें महंगाई बढ़ा रही है, मुद्रास्फीति को बढ़ा रही है। फारस की खाड़ी की स्थिति कहीं लेबनान सरीकी ना हो जाए, इसको अब अमेरिका भी मानकर चल रहा है। यानी इस परिस्थिति नाजुक के सिरे को आज आप अगर पकड़े तो हमें लगता है पहला सिरा तो इस बात को लेकर है, पहली बार ईरान के राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देशों को कह रहे हैं हमने जो हमला किया उसके लिए सॉरी, लेकिन हमला नहीं करेंगे अब, लेकिन हमला करेंगे तब जब आपकी जमीन से हमला होगा। और बकायदा वो खुलकर सारी बातों का जिक्र आज करने लग गए। हमें باید دست به دست هم بدیم و از آب و خاک و سرزمین خودمون با قدرت دفاع کنیم و تا پای جان ایستادیم تا ایرانمون رو سربلند از این بحرانی که هست بیرون بکشیم. ما باش پایبندیم، قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق
همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده. अमेरिका को भी पता है, ईरान को भी पता है कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं जो सीधे उड़ान भरे और वाशिंगटन पर हमला कर दे या अमेरिका तक पहुंच जाए। लेकिन अमेरिका की जो पूरी साख इस वेस्ट एशिया के भीतर थी वह इस दौर में डगमगा गई है और खाड़ी देशों के भीतर से सवाल उठेंगे, क्योंकि इस दौर को अगर हमलों के जरिए भी समझें तो ईरान ने बहुत ही सलीके के साथ कुवैत के आरिफजन कैंप, अली ए सलेम एयरबेस जो अमेरिका का है, उस पर अटैक किया। यूनाइटेड अरब अमीरात में अल दाफरा एयरबेस है, उसको पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया। कतर में जो उदैद एयरबेस है उसको 80% तक डैमेज कर दिया। बहरीन में जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी जो कि अमेरिकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है वहां पर मिसाइल दाग दी। इराक के इरबिल एयरबेस पर अटैक कर दिया और आज सुबह सवेरे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया और रात में इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया। 3 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखलाते हैं जिससे स्थिति एक साफ होगी। पहली तस्वीर, जो ईरान ने पड़ोसियों पर हमला किया है अमेरिकी बेस जहां जहां है। दूसरी तस्वीर, जो रात के वक्त में इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया गया। और तीसरी तस्वीर, जो आज सुबह दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। दरअसल यहां यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों में दुनिया की सबसे जो फौजी ठिकाने हैं उनको खड़ा किया। वहां जो भी इक्विपमेंट्स या कहें साधन जो मौजूद थे, जो अब तबाह हो चुके हैं, उसमें अरबों खरबों डॉलर फूंके गए। और यह कोई आज की घटना नहीं है, यह एक लंबा सफर है। वो बहरीन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है, यानी दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे यहीं पर हैं। और सभी जगह पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। यानी जिसको बनाने में 30 बरस लग गए, अलग अलग राष्ट्रपतियों ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत पूरे वेस्ट एशिया को इजराइल की निगरानी में कैसे रखा जाए, इसको लेकर खड़ा किया। ईरान ने एक झटके में एक ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ा कर दी जहां पर इजराइल के भीतर की जानकारी अब सेंसरशिप के हवाले है, मिलिट्री सेंसरशिप के हवाले। और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनके भीतर उठते हुए सवाल वो जवाब दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अपनी जमीन पर से वो अमेरिका के वायु बेस को रोक नहीं सकते हैं कि वहां से हमला ना हो। और दूसरी तरफ अगर हमला हो रहा है तो वो ईरान को नहीं कह सकते हैं कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी ये एक ऐसी स्ट्रेटजी ईरान ने बना ली जिसका जवाब इस वक्त मिडिल ईस्ट के देशों के पास भी नहीं है। इसको थोड़ा और समझिए तो करोड़ों डॉलर के रडार सिस्टम जो पूरे इंटेलिजेंस को लेकर काम कर रहा था वो एक पल में आज सुबह धराशायी हो गया। यानी लोग अगर याद करें तो पर्ल हार्बर पर एक अटैक हुआ था जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। यहां तो कॉस्टलीस्ट जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, रडार सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो सभी चीज एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे हैं और अमेरिका सिर्फ देख पा रहा है। जॉर्डन में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जिसको थर्ड के नाम से जाना जाता है वो आज ध्वस्त कर दिया गया। और इसी तरीके से जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब में जो अमेरिकी एयर सिस्टम जो था वह भी नष्ट किया जा चुका है। यह मैसेज क्यों बढ़ा है? और अमेरिका को लेकर अब नया सवाल, क्या वाकई सिर्फ इसलिए है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आत्मविश्वास से भरी ब्रीफिंग करते हैं, उनके मंत्री तमाम चैनलों पर जाकर या अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं कि अमेरिकी कितनी ताकत के साथ उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली है। लेकिन जो नया सवाल इस दौर में उभर कर सामने आया है कि ईरान जितना बड़ा देश है, उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें जो छिटपुट खबर आती रही कि क्या वाकई फुट मिलिट्री जाएंगे, यानी पैदल मिलिट्री जाएंगी, वहां पर मौजूद होगी। कुर्द मिलिशिया को क्या इक्विपमेंट देकर उनको अंदर घुसाया जाएगा? एक एनालिसिस डिफेंस का बहुत साफ है कि लाखों पैदल मिलिट्री भी अगर घुस जाए ईरान के भीतर तो भी वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा युद्ध लड़ने की तैयारी की गई है वो जमीन के भीतर है। ऊपर में लोग मर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आए या ना आए, शायद इसी का असर है कि आज जब सीएनएन के एक रिपोर्टर ने ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसका जिक्र सीएनएन ने यह कहकर किया कि हमारी रिपोर्टर डाना बैश से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बात की है, उन्होंने कहा ईरानी जनता को मुक्त कराना युद्ध का लक्ष्य नहीं है। यानी जो शुरुआत में जिक्र हो रहा था कि ईरान में रिजिम चेंज ही ध्येय है,
वो एक झटके में आज टेलीफोन की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता को मुक्त कराना इस युद्ध का लक्ष्य नहीं है, और अगर कोई अनडेमोक्रेटिक धार्मिक नेता अमेरिका और इजराइल के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे तो उन्हें उसे सत्ता पर बैठाने में खुशी होगी। यानी खामनई के कार्यकाल में अमेरिका और इजराइल को निशाने पर लिया जा रहा था, और सिर्फ यही मंशा थी कि ईरान अमेरिका और इजराइल के कहे अनुसार चले। इसीलिए आज यह बात और महत्वपूर्ण हो गई कि पहले न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र था, फिर रिजिम चेंज करने का जिक्र आया, और अब यह आया कि किसी भी तरीके से वहां कोई भी अनडेमोक्रेटिक रिलीजियस लीडर भी बैठा देंगे जो अमेरिका के नीचे रहे, इजराइल के साथ निष्पक्ष तौर पर काम करे। जाहिर है यह परिस्थिति चौंकाती नहीं है, बल्कि इस दौर में इस परिस्थिति ने उन स्थिति को अमेरिका के भीतर पैदा कर दिया है जहां पर उसे साफ दिखाई देने लगा है कि एक दिन में, यानी सिर्फ आज ही, $300 मिलियन का जो पूरा रडार सिस्टम था खाड़ी में मौजूद, वो ध्वस्त हो गया। उन्हें नजर आने लगा है कि दरअसल अब अमेरिका और इजराइल कैसे जीतेंगे जब ईरान अपने पूरे सिस्टम को अपने गवर्नेंस और अपने युद्ध के साथ जोड़कर चल रहा है। और यहां पर उससे आगे का सवाल जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है कि अगर खाड़ी देशों की इकोनॉमी ही खत्म हो गई, अगर ट्रंप जो परमाणु ईरान के खतरे को बता रहे थे और रिजिम चेंज करने का जिक्र कर रहे थे, अगर वो सब मायने नहीं रख रहे हैं, और इन सब के बीच ईरान के भीतर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो अगर हर चीज की अगुवाई करने लग गए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग ही तो उस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के साथ हुई है जिसका विरोध अमेरिका कर रहा था। यानी सेना से हटकर अब उन्हीं के हाथ में कमान है। शायद इसीलिए अमेरिका हर दिन जो शुरुआत करता है वो आत्मविश्वास से लबरेज होता है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र होता है, लेकिन शाम ढलते ढलते उसे पता होता है तेल का संकट गहरा रहा है, आपूर्ति रुक चुकी है, नए गठबंधन अब बनाने होंगे। इकोनॉमिस्ट इस दौर में बताते हैं कि स्थितियां वाकई नाजुक हो चली है। हमें लगता है दो चीज यहां पर देखनी और समझनी चाहिए। एक, चीन जो मदद कर रहा है मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ईरान के, खासतौर से 2025-26 का एक हम आपको ग्राफिक दिखलाते हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि किस रफ्तार के साथ अमेरिका से आगे ईरान मिसाइल को लेकर खड़ा हो गया। और दूसरी तस्वीर है उस होमर्ज रूट की जो बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि वहां ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने कब्जे में पूरे रूट को ले लिया है और वहां पर आवाजाही पूरे तरीके से बंद है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है अलग अलग मीडिया के जरिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वहां की मिलिट्री के जरिए, जो भी इंफॉर्मेशन अमेरिका दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन ईरान दे रहा है, लेकिन इजराइल में अगर मिलिट्री सेंसरशिप अपने उनके देश के भीतर क्या स्थिति है इसको अगर छुपा रही है, तो अगले दो बड़े सवाल बड़े मायने रखते हैं। पहला सवाल है कि इन सब के बीच अभी भी अमेरिका और अमेरिकन राष्ट्रपति यानी पेंटागन और राष्ट्रपति के बीच यह अंतर्द्वंद की स्थिति है कि वाकई फुट मिलिट्री ईरान के भीतर घुसे या ना घुसे। लेकिन इसके ठीक समानांतर ईरान के राजदूत जो दिल्ली में है, दिल्ली के कार्यक्रम में वो मौजूद हुए और उन्होंने खुले तौर पर कहा दो ही परिस्थितियां बनती है, एक, या तो यह युद्ध हम जीत लेंगे, और दूसरा, अगर जीतेंगे नहीं तो शहादत दे देंगे। और दोनों स्थितियों को हम अपने लिए बहुत सम्मानजनक मानते हैं। यानी ईरान किस तर्ज पर तैयार है, अमेरिका किस मैसेज को दे रहा है, मिडिल ईस्ट के भीतर उठते हुए जो सवाल हैं और इजराइल के भीतर की जो खामोशी है, इस परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि जो ईरान के राजदूत दिल्ली में है उन्होंने जो कहा उसे सुनना चाहिए। For this reason, we the people of Iran clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. And for us, both are honor and happiness. यह ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। जब इन्होंने इस बात का जिक्र किया या तो जीत या फिर शहादत, उसके तुरंत बाद अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि आज रात सबसे जबरदस्त हमला किया जाएगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने इस बात का जिक्र फौज न्यूज से कहा कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला आज रात होगा। लेकिन परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही है वो सिर्फ तीन सवाल खड़े कर रही है। पहला सवाल तो यही है कि दरअसल खाड़ी देश जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब है,
अब इन्हें मिसाइलों का डर हमेशा से बना रहेगा जब तक अमेरिकी बेस वहां पर मौजूद है, और अमेरिकी बेस को वो ना कहें यह स्थिति आनेगी नहीं। और ईरान वहां से अगर कोई भी अटैक होता है तो वह अटैक करेंगे। यानी खाड़ी देशों को अब लाखों डॉलर खर्च करने होंगे मिसाइल से रक्षा करने को लेकर, और इससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो एनर्जी है यानी ऑयल और गैस है उसकी कीमत बढ़ने वाली है। यह मैसेज खाड़ी देशों से निकलकर बहुत साफ आता है। दूसरा मैसेज इसलिए कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अमेरिका का रुख अब यह बता रहा है कि इस पूरे इलाके में एक अस्थिरता रहेगी, यानी जो मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन एक अस्थिरता पूरे इलाके को घेर लेगी। और तीसरा बड़ा सवाल इजराइल को लेकर है। इजराइल जो अभी तक ग्रेट इजराइल का सपना संजोए हुए है और इसीलिए वो अमेरिका के साथ खड़े होकर पूरे वेस्ट एशिया को लगातार चुनौती देता रहा, धमकी देता रहा। अब उसके सामने संकट है कि बतौर कंट्री उसकी मौजूदगी न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में मौजूद हर उस देश के निशाने को लेकर होगी जहां पर उसका अपना विस्तार, अपनी ताकत और अपनी इकोनॉमी तीनों को कैसे वो जमा कर पाए, यह शायद उसके लिए तब और बड़ी मुश्किल हालात होगी जब सही मायने में जो सेंसरशिप अभी तक इजराइल के भीतर के सच को आने दे नहीं रही है, जिस दिन वो उभर कर सामने आएगी तब उस पर अमेरिकी जनता का रुख क्या होगा, डेमोक्रेट्स क्या सोचेंगे, रिपब्लिकन्स क्या निर्णय लेंगे, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो चला है जो युद्ध के 8वें दिन की यह परिस्थिति इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को डरा तो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।